रियूनियन आईएएस में सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग जो है आईएएस परीक्षा के साथ जो है बहुत सारे लोग जो है बीपीएससी भी देते हैं, यूपीपीसीएस भी देते हैं। तो बीपीएससी और यूपीपीसीएस में बहुत सारा जो है देखा जाए तो 10% सिलेबस आईएएस से अलग है। तो जो 10% सिलेबस अलग है उसी कड़ी में हम लोगों ने क्या किया है कि जैसे मान लीजिए आप आईएएस पढ़ते हैं तो सामान्यतः उसमें जो सिलेबस है वो तो मैं पूरा पढ़ाता हूँ, नोट्स भी है। लेकिन जो पीसीएस है, खास तौर से बीपीएससी आप लोग देते हैं, यूपीपीसीएस देते हैं या हिमाचल प्रदेश देते हैं, एचपीएससी देते हैं, हिमाचल प्रदेश पीसीएस देते हैं, इन सब इस जगहों पर जो है थोड़े बहुत सिलेबस अलग है। जैसे एक टॉपिक है संप्रभुता, या इसी प्रकार से बहुत सारे विचारक अलग हैं, जैसे हिंद महासागर अलग है। तो उसी कड़ी में ये जो है क्लास हम लोग शुरू किए हैं, जिससे जो है जो लोग आईएएस देते हैं और उसके साथ जो पीसीएस देते हैं उनको किसी प्रकार से जो है पॉलिटिकल साइंस में समस्या ना आने पाए। और जो लोग भी आईएएस का कोर्स लेते हैं उन लोगों को जो है ये पेन ड्राइव में हम लोग जो है इस चीज़ को हम लोग अलग से डाल कर दे देंगे, या जो लोग बीपीएससी का कोर्स लेते हैं उनके साथ तो खैर रहेगा ही। तो इसी क्रम में हम लोग का जो टॉपिक है सोवरेंटी, तो जैसे आप देखे होंगे कि आईएएस में सोवरेंटी टॉपिक नहीं है, लेकिन पीसीएस में सोवरेंटी टॉपिक रखा गया है। तो सोवरेंटी संप्रभुता, सोवरेंटी इसी को प्रभुसत्ता भी कहा जाता है। तो इसमें हम लोग को क्या क्या चीज पढ़ना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले तो इसका अर्थ, और आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी में जो प्रश्न आते हैं 400-500 शब्द के आते हैं, मुख्यतः ये मान के चलिए कि 5-6 पेज लिखना होता है। तो आपके पास पूरा मैटर होना चाहिए लिखने का। और आईएएस में जो है 60 प्रश्न आता है, लेकिन मैं पढ़ाते समय उसमें क्या किया कि जो भी टॉपिक दोनों में कॉमन है उसको मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके पढ़ाया हूँ। जैसे 5-5-6-6 आलोचना, 5-5-6-6 महत्व, 8-10 विशेषता, तो आपको उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उसमें समस्या आ सकता है, तो वो मैं पूरा वीडियो आप लोग को बना दिया हूँ। तो ये जो जैसे संप्रभुता है तो इसका अर्थ क्या है, इसका विशेषता क्या है, फिर इसके बाद इसका विकास कैसे हुआ है, संप्रभुता का कैसे विकास हुआ, फिर संप्रभुता के कौन कौन से प्रकार हैं, फिर इसके बाद जो है इसके जो सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत में जो है आप लोग क्या सिलेबस में 2 सिद्धांत है। एक तो एकलवादी सिद्धांत संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत, और दूसरा है बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत एक तो ये समझना है। तो एकलवादी सिद्धांत है, तो एकलवादी सिद्धांत का क्या अर्थ है, इसकी भूमिका, फिर एकलवादी सिद्धांत जो ऑस्टिन का सिद्धांत है तो मुख्यतः उसकी क्या क्या विशेषता है, फिर एकलवादी सिद्धांत का विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब यहां पर यह है कि एकलवादी सिद्धांत की क्या समस्या है और एकलवादी सिद्धांत का क्या महत्व है। क्योंकि आप देखे होंगे कि आप लोग क्या बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में बार बार प्रश्न आया होगा कि ऑस्टिन के एकलवादी सिद्धांत के महत्व का परीक्षण करें, तो आपको यही लिखना है। कभी कोई प्रश्न आया होगा संप्रभुता से क्या समझते हैं, एकलवादी सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत के मध्य अंतर स्पष्ट करें, इस तरह से प्रश्न आते हैं। प्रश्न बहुत कठिन नहीं आते हैं, यह है कि चूंकि आईएएस के सिलेबस में नहीं है इसलिए आपको वो कठिन नजर आता है। बहुलवादी सिद्धांत है तो बहुलवादी सिद्धांत को भी हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे कि इसका जो है भूमिका क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसका विश्लेषण क्या है, इसका क्या समस्या है, क्या इसका महत्व है। इसके बाद इसमें जो है एक प्रश्न आया होगा कि राष्ट्र राज्य का सिद्धांत तो संप्रभुता, या वैश्वीकरण बनाम संप्रभुता, भूमंडलीकरण बनाम संप्रभुता। एक टॉपिक है संप्रभुता वर्सेस वैश्वीकरण, ये भी फुल क्वेश्चन आता है। तो इसका क्या भूमिका है, कैसे प्रभाव पड़ा है, क्या इसकी समस्या है, क्या उसका लाभ है, क्या इसका महत्व है, ये पूरा चीज पढ़ा जाएगा। और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि यूपी में आजकल क्या करता है कि जैसे बोधा है, अब बोधा हम लोग क्या जैसे हाफ्स है, लाख है, ये तो सब सिलेबस में रखा गया है, लेकिन बोधा संप्रभुता का एक प्रकार से कह सकते हैं। संप्रभुता शब्द का प्रयोग सबसे पहले बोधा ने किया, तो बोधा का भी स्टेटमेंट जो है 150 शब्द में पूछ देता है यूपीपीसीएस में खास तौर से। जैसे मान लीजिए लास्की है, तो लास्की पर देखिए बीपीएससी में भी प्रश्न पूछ रखा है,
अब लास्की का प्रश्न जो है बहुलवादी सिद्धांत से संबंधित है, लेकिन लास्की को अलग से भी हम लोग पढ़ लेंगे कि बोधा और लास्की का जो है वो विचार क्या है संप्रभुता के संदर्भ में। और जब मैं कौटिल्य पढ़ाया था तो मैं आपको बताया था कि कौटिल्य भी संप्रभुता के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से कहता है, उसका भी विचार पढ़ लेना है। ये हम लोग का सिलेबस है। और आप लोग क्या करिएगा कि जैसे मान लीजिए ये संप्रभुता का जितना भी चीज है मैं पढ़ा रहा हूं, मैं सब चीज बोलूंगा भी, आप लोगों को क्या करना है धीरे धीरे उसको अपना नोट्स बना लेना है। जैसे आप जानते हैं कि ये जो राज्य है, ये जो राज्य है, तो राज्य में 4 चीजें पाई जाती हैं। राज्य में एक चीज होता है जैसे भूभाग है, राज्य में होता है जनसंख्या, राज्य में जो है होता है सरकार, एक होता है संप्रभुता। तो ये जो संप्रभुता है ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अब संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो ये जो सोवरेंटी है, जो ये जो सोवरेंटी है 2 शब्दों से मिलकर बना है, सुपर और धन एनस। सुपर मतलब सर्वोच्च, एनस मतलब सत्ता, ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या हुआ, संप्रभुता का सामान्य अर्थ क्या हुआ? संप्रभुता का सामान्य अर्थ हुआ कि यह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, राज्य का सार तत्व है, और संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। इसके द्वारा ही सरकार जो है अपने कार्यों का संपादन करता है। तो आप देखते हैं कि संप्रभुता राज्य का अनिवार्य तत्व है, और राज्य की ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिसके ऊपर कोई भी सत्ता, कोई भी कानून उसके ऊपर नहीं होता है। राज्य अपनी सीमा के अंतर्गत, राज्य की जो भी सीमा है, जो भी भूभाग है, उस सीमा के अंतर्गत सर्वोच्च एवं संपूर्ण शक्ति संपन्न है। राज्य में रहने वाले जो भी मनुष्य हैं, जो भी संस्था है, जो भी समूह है, सब लोगों पर जो है यह आदेश लागू होता है, और उसका पालन करने के लिए सब लोग बाध्य हैं। कोई भी उल्लंघन करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। तो आप देखते हैं कि ये जो संप्रभुता है, थोड़ा सा और बताएं, ये जो संप्रभुता है इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य की सर्वोच्च सत्ता है, राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। अब राज्य की सर्वोच्च शक्ति है तो ऐसे समझिए कि ये जो सर्वोच्च शक्ति है, एक तो आंतरिक रूप से देश संप्रभु है, और दूसरा जो है बाह्य रूप से संप्रभु है। तो आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। जब देखिए, जब कोई भी प्रश्न इस तरह से आता है संप्रभुता से क्या समझते हैं, आस्टीन के एकलवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करें, फिर संप्रभुता को, जैसे मान लीजिए प्रश्न में बोला, इसमें संप्रभुता को कम से कम 1 पेज तक डिफाइन करेंगे, उसमें 4-5 लाइन अर्थ लिखेंगे, संप्रभुता की विशेषता भी बताएंगे, संप्रभुता का कुछ जो है वो देखा जाए तो विकास भी बताएंगे। इस तरह से लिखा जाता है कि यहां पर लगभग 1 पेज, सवा पेज, 1.5 पेज तक आप जैसे मान लीजिए मैंने प्रश्न बताया कि संप्रभुता का अर्थ स्पष्ट करें, अर्थ स्पष्ट करें, और एकलवादी सिद्धांत के महत्व का परीक्षण करें। आया होगा क्वेश्चन, एकलवादी सिद्धांत के महत्व का परीक्षण करें। अब ये प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है इसका फॉर्मेट देखिए, 1.5 पेज जो है आप संप्रभुता के बारे में लिखेंगे, और उसमें संप्रभुता के बारे में लिखेंगे तो इसका अर्थ बताएंगे, कुछ इसका विशेषता भी बताएंगे, कुछ जो है विकास क्रम भी बताएंगे, ये सब बताना पड़ेगा। फिर इसके बाद एकलवादी सिद्धांत है तो 1 पेज एकलवादी सिद्धांत के बारे में बताएंगे, फिर इसका विशेषता लिखेंगे, फिर इसका जो है वह देखा जाए तो महत्व का परीक्षण करना है तो पहले महत्व लिखेंगे, फिर इसका समस्या लिखेंगे, फिर इसके बाद मूल्यांकन करेंगे। अब जाकर ये 5-6 पेज जो आपने लिखा अब नंबर मिलेगा।
तो मैं बताया कि संप्रभुता में आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता दोनों होता है। अब आंतरिक संप्रभुता का मतलब राज्य के भीतर सभी व्यक्तियों पर एकाधिकार। आंतरिक संप्रभुता का मतलब हुआ कि राज्य के भीतर सभी व्यक्तियों पर एकाधिकार। राज्य के भीतर सभी व्यक्तियों पर एकाधिकार का मतलब यह हुआ कि राज्य की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी समूह है, कोई भी संस्था है, सब पर यह अनिवार्य रूप से लागू होता है। और जो संप्रभुता है, सर्वोच्च सत्ता, जैसे भारत में संप्रभु कौन है? आम जनता। ब्रिटेन में संप्रभु कौन है? ब्रिटेन में संसद। अमेरिका में न्यायपालिका। तो आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है राज्य की सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति है, समूह है, संस्था है, सबके लिए अनिवार्य है कि वह कानून का पालन करे, आदेश का पालन करे। आंतरिक संप्रभुता। और दूसरी चीज यह भी है कि सरकार कोई कानून बना रही है तो सरकार कानून बनाने में सर्वोच्च है, क्योंकि हम लोग भारत में जैसे हम लोग संप्रभु हैं, लेकिन हम प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो प्रतिनिधि जो है हम लोग के बिहाफ पर कानून बनाते हैं। तो सिद्धांत में सरकार कानून बनाने के लिए सर्वोच्च है, विधायिका कानून बनाने के लिए सर्वोच्च है, इस पर अन्य कोई दबाव नहीं है। और दूसरी बात है कि न्यायपालिका हमारे यहां जो है वह अमेरिका और ब्रिटेन की मध्य की स्थिति है। भारत में विधायिका कानून बना सकती है, न्यायपालिका उसका परीक्षण कर सकती है। भारत में न तो विधायिका सर्वोच्च है, न तो न्यायपालिका सर्वोच्च है, दोनों की सर्वोच्चता अपनी सीमा में है। संप्रभु कौन है? आम जनता है। तो आप देख रहे हैं कि आंतरिक संप्रभुता का मतलब एक बार दोबारा बताते हैं, राज्य के भीतर सभी व्यक्तियों पर एकाधिकार। इसका मतलब हुआ कि राज्य की सीमा के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति समूह के लिए अनिवार्य है कि वह कानून का पालन करे। और दूसरी तरफ बाह्य संप्रभुता का मतलब वैदेशिक संबंधों के निर्धारण की स्वतंत्रता। वैदेशिक संबंधों के निर्धारण की स्वतंत्रता। इसका मतलब विदेश नीति बनाने में सरकार हमारी स्वतंत्र है। कोई भी संधि समझौता कर सकती है, युद्ध की घोषणा कर सकती है, कोई भी नीति बना सकती है, अपनी इच्छा से कोई भी निर्णय कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य विदेशी राज्यों के जो है दबाव में नहीं है, किसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संस्था के दबाव में नहीं है। सिद्धांत स्वरूप में, व्यवहार में तो अंतर होता ही है। अब इतना जान गए तो मैं कहूं कि संप्रभुता की परिभाषा लिखिए, तो संप्रभुता की परिभाषा कैसे लिखेंगे या संप्रभुता का अर्थ कैसे समझाएंगे? अब ऐसे लिखेंगे कि संप्रभुता जो है, सोवरेंटी शब्द जो है सुपर धन एनस शब्द से बना है। इसका मतलब यह हुआ कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, यह राज्य का अनिवार्य तत्व है, इसके ऊपर और कोई भी सत्ता नहीं होती है। राज्य अपनी सीमा के भीतर जो है संपूर्ण शक्ति रखता है। राज्य के भीतर जो भी मनुष्य हैं, संस्था हैं, सब पर यह लागू होता है। इसका कानून जो है बाध्यकारी होता है। और दूसरी तरफ जो है वो देखा जाए तो बाहरी क्षेत्र में भी राज्य संप्रभु होता है। इसका मतलब वैदेशिक संबंधों का निर्धारण जो है वो स्वतंत्रता के साथ कर सकता है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा जब आप लोग लिखते हैं, अर्थ लिखते हैं, तो अर्थ लिखते समय थोड़ा सा जो है हम लोग को क्या करना चाहिए कि उसमें विचारक भी लिख देना चाहिए। जैसे गार्डनर है, अब गार्डनर है तो गार्डनर ने कहा कि संप्रभुता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण जो है, चूंकि आप गार्डनर जानते हैं कि राज्य की परिभाषा सबसे अच्छे तरीके से दिया है, तो राज्य की परिभाषा सबसे अच्छे तरीके से दिया है, तो थोड़ा सा किसी एक दो का स्टेटमेंट यदि याद हो तो आप लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मेंस में कोई जरूरी नहीं है। यदि मान लीजिए बोधा का ही याद है, अभी मैं आगे बोधा पढ़ाऊंगा ही। बोधा कहता है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून कोई बंधन नहीं रखता। इतना भी याद है, लिख सकते हैं। किसी का भी कोई जरूरी नहीं है, जैसे मैं गार्डनर का बता रहा था। तो गार्डनर भी कहता है कि संप्रभुता राज्य की ऐसी विशेषता है
जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा अन्य किसी चीज से बंधा नहीं होता है, अपने आप के अलावा किसी अन्य शक्ति से बंधा नहीं होता है। कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो आपको याद हो लिख सकते हैं। दो चार परिभाषा जो है मैं बोलूंगा ही। जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं बिलोबी है, कोई भी परिभाषा जो भी आपको याद हो जाए। जैसे बिलोबी है, अब बिलोबी भी कहता है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, बिलोबी की परिभाषा है। मान लीजिए बर्गेस है, तो बर्गेस भी कहता है कि संप्रभुता राज्य के व्यक्तियों और समुदायों पर भौतिक मतलब कि संप्रभुता जो है राज्य के व्यक्तियों और समूहों पर आधारभूत, निरंकुश और असीमित शक्ति रखता है। कुछ भी, कोई भी परिभाषा एक आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जब ये अर्थ लिख दिए, अर्थ लिखने के बाद जो है अब इसकी विशेषता लिखना पड़ेगा कि इसकी क्या क्या विशेषता होती है। लेकिन क्रम क्या होना चाहिए लिखने का? देखिए क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपने अर्थ लिखा, अर्थ लिखने के बाद थोड़ा सा विकास बताइए, फिर इसके बाद विशेषता लिखिए। यदि मान लीजिए संप्रभुता पर ही प्रश्न है तो थोड़ा सा प्रकार भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद जो है विकास लिखना चाहिए। अब पैरा चेंज करके उसमें जो है विकास कैसे लिखा जाएगा कि संप्रभुता का कैसे विकास हुआ, संप्रभुता का विकास कैसे हुआ, जरा सा मैं बोलता हूं। देखिए लिखने की जो बात है वो तो आप लोग धीमे धीमे करके पेन ड्राइव स्पीड कम करके आप लिख सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं आती है। देखिए ज्यादा नहीं, एक पैराग्राफ लिखना जरूरी होता है। केवल संप्रभुता को समझाइए तो केवल संप्रभुता का अर्थ ही नहीं लिखना चाहिए, जिसमें बताता हूं। आप जानते हैं कि संप्रभुता का विकास जो है एक तो यूनानी विचारक है, तो यूनानी विचारक जो है आप जानते हैं कि संप्रभुता सबसे परिचित नहीं थे। यूनानी विचारक जो भी है, चाहे प्लेटो है चाहे अरस्तु है, संप्रभुता सबसे परिचित नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से अरस्तु ने इसका प्रयोग किया, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से वो भी नहीं प्रयोग कर पाया। अब जानते हैं कि थोड़ा सा एक लाइन इसके बारे में लिख दिए। फिर इसके बाद मध्यकाल में, तो मध्यकाल में आप देखते हैं कि मध्यकाल में जो है वह जो शब्द का प्रयोग होता था, जब आप लोग मध्यकालीन जब मैं थिंकर पढ़ाया था तो उसमें मैं बताया भी हूं कि जैसे एक शब्द का प्रयोग होता था सुम्मा पोटेस्टास, ये जो शब्द था या इसी प्रकार से जो है जो सुम्मा पोटेस्टास शब्द था, इस शब्द का प्रयोग होता था संप्रभुता के लिए मध्यकाल में। और जानते हैं कि मध्यकाल में जो है सत्ता के तीन केंद्र थे, एक तो भाई राजा, दूसरा चर्च और सामंत भी। तो आप देख रहे हैं कि संप्रभुता मध्यकाल में स्पष्ट नहीं था। और जब पुनर्जागरण काल के बाद आप देख रहे हैं कि जब मैकियावली आता है तो मैकियावली ने भी अप्रत्यक्ष रूप से संप्रभुता का प्रयोग किया। इसके बाद आप देखते हैं कि जब रोमन साम्राज्य जो है समाप्त होता है, अंधकार युग समाप्त होता है, तो सामंतवादी ढांचे के पतन के परिणाम स्वरूप आधुनिक राष्ट्र राज्य का जो उदय हो रहा है, जब मैं मैकियावली में पढ़ाया था तो बताया भी था कि आधुनिक राष्ट्र राज्य का जब उदय हो रहा है, यहीं से संप्रभुता का जो है प्रत्यक्ष प्रयोग शुरू हुआ। और आप जानते हैं कि जब प्रत्यक्ष प्रयोग शुरू हुआ तो इसका मतलब कि संप्रभुता शब्द का प्रयोग जो है आधुनिक काल में हुआ है। और आधुनिक काल में संप्रभुता शब्द का प्रयोग जो है किसने किया? तो बोधा ने किया। बोधा ने जो है 1576 में जो उसकी किताब आई थी, 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक, तो 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक जो पुस्तक थी, इसी में बोधा ने जो है वो देखा जाए तो संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया, सोवरेनिटी शब्द का प्रयोग किया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बोधा ने जो संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया वो आंतरिक संप्रभुता के लिए किया था, लेकिन बोधा ने उस पर प्रतिबंध लगाया था। प्राकृतिक कानून का प्रतिबंध, ईश्वरीय कानून का प्रतिबंध, उत्तराधिकार का नियम, व्यक्तिगत संपत्ति, इन सब चीजों का वो प्रतिबंध लगाया था। इसका मतलब कि बोधा जो है वो भी संप्रभुता के बारे में बोलता है, लेकिन संप्रभुता का जो आंतरिक जो पहलू है उसके बारे में ही बोलता है। इसके बाद आप जानते हैं कि
बोधा ने आंतरिक संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया, संप्रभुता शब्द का प्रयोग उसी ने किया, आंतरिक संप्रभुता की बात किया। अब फिर आप देखते हैं कि इसी में जो है बाह्य संप्रभुता की अवधारणा, बाह्य संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता की का जो चीज है, जो ग्रोसियस है, ग्रोसियस जिसकी किताब है लॉ ऑफ वॉर एंड पीस, इसी किताब में उसने जो है बाह्य संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया। फिर आप देखते, तभी तो इसको ग्रोसियस को जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता कहा जाता है। आप लोग सिलेबस में अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है, वो भी मैं पढ़ाया हूं। जितना भी बीपीएससी में, यूपी पीसीएस में अलग सिलेबस है, सब मैं अब पढ़ा दिया। आपको कहीं कोई दिक्कत अब नहीं आने वाली है। आपको ये नहीं है कि अलग से कुछ पढ़ना है किताब, सब मैंने पढ़ा दिया है। अब प्रयास भी किया है कि अलग से उसका नोट्स भी बन गया है, वो भी आप लोगों को चला जाया करेगा कि आप लोगों को और भी एक्स्ट्रा पढ़ना है तो उससे आप पढ़ सकते हैं। तो ग्रोसियस जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है, इसीलिए क्योंकि उसने जो है बाहरी संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया। तो मैं बताया, इसी प्रकार देखते हैं कि जब रूसो आया, भाई हाब्स आया, तो हाब्स ने जो है संप्रभुता का जो बंधन था, जो प्राकृतिक कानून का बंधन था, ईश्वरीय कानून का बंधन था, उत्तराधिकार का जो नियम था, इन सब बंधनों से जो है हाब्स ने संप्रभुता को मुक्त कर दिया। अब फिर जब लाक आया तो लाक ने जो है वो देखा जाए तो संवैधानिक सरकार की बात की, संवैधानिक राजतंत्र की बात की, तो उसने संप्रभुता का और विकास किया। फिर जब रूसो आया तो रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता का विकास किया। अब फिर इसके बाद आप देखते हैं कि ये जो संप्रभुता का विकास हो गया, फिर आप देख रहे हैं कि ये जो 17वीं 18वीं जो शताब्दी है, तो 17वीं 18वीं शताब्दी में जो है चाहे हाब्स है, चाहे लाक है, चाहे रूसो है, इन लोगों ने भी संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया, इन लोगों ने भी संप्रभुता का विकास किया। अभी मैं बताया कि हाब्स जो है वह संप्रभुता को जो बोधा ने जो प्रतिबंध लगाया था प्राकृतिक नियम का, कानून का, ईश्वरीय कानून का, उत्तराधिकार का, ये सब प्रतिबंध हटा दिया। लाक जो है संवैधानिक सरकार की बात किया, सीमित सरकार की बात किया, संवैधानिक राजतंत्र की बात किया, और रूसो जो है लोकप्रिय संप्रभुता की बात किया। रूसो आप लोगों का विचारक है, उसको भी मैं पढ़ाया हूं, लोकप्रिय संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता, पॉपुलर सोवरेनिटी की बात किया। अब फिर आप देखते हैं इसी क्रम में जो है 19वीं सदी में जो है जॉन ऑस्टिन ने जो है संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत दिया। अब फिर एकलवादी सिद्धांत की आलोचना करके जो है वो देखा जाए तो अनेक जो विचारक हैं, उन विचारकों ने जो है वो बहुलवादी सिद्धांत की बात किया। तो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पहले 19वीं सदी में जो है वह जॉन ऑस्टिन ने एकलवादी जब सिद्धांत दिया, तो उसी एकलवादी सिद्धांत की आलोचना की गई, और एकलवादी सिद्धांत की आलोचना करके बहुलवादी सिद्धांत दिया गया। जैसे मान लीजिए इंग्लैंड के बहुत सारे विचारक, जैसे आप लोग पढ़ते हैं, मेटलैंड है, फिगिस है, सिडनी वेब है, जीडीएच कोल है, बार्कर है, लास्की है, ये सब का देखते हैं कि अमेरिका के भी विलियम जेम्स या मिस फॉलेट या अन्य देशों के भी, जैसे मैकाइवर आप लोग पढ़ते हैं कनाडा का, वो भी जो है बहुलवादी संप्रभुता का विकास किया। डिगविट जो है फ्रांस का रहने वाला था, उसने भी बहुलवादी संप्रभुता का विकास किया। जर्मनी का गिरके। तो लेकिन आप लोगों को इतना सब नहीं लिखना है, आप लोगों को विकास में केवल जो है मैं बताया कि यूनानी विचारकों से शुरू करना, एक एक लाइन करते हुए वर्तमान तक उसको लाकर लिख देना है, बस ये विकास हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं, 5, 7, 8 लाइन लिख देना है। अब फिर मैं बताया कि इसके बाद आपको क्या करना है कि संप्रभुता की जो विशेषता है उसके बारे में लिखना है। अब संप्रभुता पूछता है तो फिर विशेषता भी लिखना पड़ेगा आपको। संप्रभुता की विशेषता, तो संप्रभुता की जो विशेषता है उसमें पहली विशेषता है पूर्णता, एब्सोल्यूटनेस। एब्सोल्यूटनेस, पूर्णता। पूर्णता का मतलब है कि संप्रभुता की शक्ति असीमित है, संप्रभुता अपने आप में पूर्ण है,
संप्रभुता की शक्ति असीमित है, पूर्ण रूप से संप्रभुता निरंकुश है, सैद्धांतिक विशेषता है। ध्यान रखिए, व्यवहार पे मत जाइए। संप्रभुता की शक्ति असीमित है, भाई सिद्धांत में तो असीमित है ही है। पूर्ण रूप से निरंकुश है, इस पर किसी भी तरह का आंतरिक और बाह्य अंकुश नहीं है। यह हो गया पूर्णता। अब दूसरी विशेषता सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी, सार्वभौमिकता का मतलब होता है कि राज्य की सीमा के अंतर्गत प्रभुत्व की व्यापकता। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य द्वारा बनाए गए कानून से जो है कोई भी व्यक्ति या समूह अपना अधिकार बताकर संप्रभु से छुटकारा पाने का दावा नहीं कर सकता। मतलब संप्रभुता की जो व्यापकता है राज्य के भीतर हर जगह फैली हुई है, सभी समुदाय पर, सभी वस्तुओं पर हर जगह अधिकार रखती है। कोई भी व्यक्ति या संस्था जो है संप्रभुता से मुक्त होने की बात नहीं कर सकता। राज्य की सीमा में रहने वाला प्रत्येक नागरिक संप्रभु के कानून का पालन करने के लिए सामान्य रूप से बाध्य होता है। इस बात को हम लोग बोलते हैं सार्वभौमिकता। और जो तीसरी विशेषता है स्थायित्व। स्थायित्व, स्थायित्व मतलब परमानेंस। परमानेंस, देखिए परमानेंस कहते समय दिमाग में आना चाहिए कि जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिए, स्थायित्व का मतलब संप्रभु राज्य का स्थायी गुण है। जब तक राज्य का अस्तित्व है तब तक संप्रभुता विद्यमान रहेगी। जब तक राज्य है तब तक संप्रभुता रहेगी। राज्य का विनाश ही संप्रभुता की समाप्ति का कारण हो सकता है। स्थायित्व का मतलब कि संप्रभुता स्थायी है। जैसे हम लोग हैं, शरीर से चमड़ा जुड़ा हुआ है, उसी तरह से राज्य से जो है वह संप्रभुता जुड़ा हुआ है। उसका विनाश नहीं हो सकता। जब तक राज्य का अस्तित्व रहेगा संप्रभुता का भी अस्तित्व रहेगा। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। इस बात को हम लोग बोलते हैं स्थायित्व। इसी प्रकार से संप्रभुता का विशेषता है अदेयता। अदेयता, अदेयता का मतलब होता है इनलाइनेबिलिटी। इनलाइनेबिलिटी, इनलाइनेबिलिटी का मतलब कि जैसे मान लीजिए संप्रभुता एक संपूर्ण इकाई है। इसके किसी भी गुण का त्याग नहीं किया जा सकता। संप्रभुता राज्य का, अभी मैं बताया कि संप्रभुता राज्य का सारतत्व है और पूर्ण इकाई के रूप में है। इसका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। हस्तांतरण के साथ ही इसका विनाश हो जाएगा। अदेय है, किसी को दिया नहीं जा सकता। आप अधिकारी बन गए, एसडीएम बन गए, डीपीएसपी बन गए, तो ऐसा तो नहीं कि 10 दिन घर घूमने जाएंगे तो छोटे भाई से बोल देंगे कि आके थोड़ा सा चार्ज संभाल लेना, तब तक मैं आता हूं। ऐसे थोड़ी चलेगा। जो व्यक्ति अधिकारी है वही तो काम करेगा। कि भाई 10 दिन घूमने गए हैं तो पिताजी आके संभाल लेंगे, या मान किसी को भेज दिए छोटे भाई को जाके संभाल लीजिए थोड़ा सा। ये घर का काम थोड़ी ना है, सरकारी काम है। क्योंकि आपके पास सत्ता है, उस सत्ता का प्रयोग आप करेंगे और कोई सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकता। उसी तरह से अदेयता है, किसका त्याग नहीं किया जा सकता है, इसका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। हस्तांतरण करने का प्रयास करेंगे तो व्यक्तित्व जो है, संप्रभुता जो है नष्ट हो जाएगी। जैसे और बताता हूं,
जिस प्रकार एक व्यक्ति जो है अपना विनाश किए बिना अपने जीवन और व्यक्तित्व को अपने से अलग नहीं कर सकता। अरे भाई, हमारा व्यक्तित्व हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारा जीवन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उसी तरह राज्य की जो संप्रभुता है उसको अलग नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसी का देखिए अविभाज्यता, इसका एक विशेषता है अविभाज्यता। अविभाज्यता, इंडिविजिबिलिटी, इंडिविजिबिलिटी, संप्रभुता का विभाजन नहीं हो सकता, यह अखंड है। इसकी संपूर्णता और अखंडता में कोई संदेह नहीं। संप्रभुता एक समग्र वस्तु है। इसका विभाजन करने का अर्थ है संप्रभुता को नष्ट करना। इसका मतलब यह है कि जैसे अविभाज्यता का मतलब यह भी है, गेटेल ने अपनी किताब में लिखा भी, गेटेल ने लिखा कि यदि संप्रभुता परम पूर्ण नहीं होगी, परम पूर्ण नहीं होगी, इसका मतलब कि एब्सोल्यूट नहीं होगी, तो किसी राज्य का अस्तित्व ही नहीं है। संप्रभुता विभाजित है तो एक से अधिक राज्यों का अस्तित्व हो जाता है। अरे भाई, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, भारत से ही तो निकल कर बना। इसी संप्रभुता के कारण तो बना कि संप्रभुता का विभाजन हो गया। ये सब 4-5 उसकी विशेषताएं हैं। जानते हैं कि इन सब विशेषताओं को जो है गार्डनर की जो पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, गार्डनर की जो पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, इसी किताब में उसने जो है ये सब विशेषता बताया है। तो बस मान लीजिए विशेषता अपना नहीं है, ज्यादा लिखना है तो पॉइंट भी लिख सकते हैं, एक एक लाइन व्याख्या लिख दीजिएगा जो अभी बताया हूं। अब फिर मैं बताया, अब जैसे आपने विशेषता लिख दिया तो थोड़ा सा प्रकार भी समझिए कि संप्रभुता का क्या प्रकार है। तो 2-4 जो प्रकार है वो भी लिखना चाहिए, कभी पूछ भी सकता है। संप्रभुता का प्रकार, अब जो संप्रभुता का प्रकार है जरा उस पर चर्चा कर दें। देखिए, ऐसे समझिए कि जो संप्रभुता है, जैसे मान लीजिए पहला जो प्रकार है, पहले प्रकार में जैसे 2 टाइप है। एक तो होता है नाम मात्र की संप्रभुता, नाम मात्र की संप्रभुता, और दूसरा होता है वास्तविक संप्रभुता। वास्तविक संप्रभुता, नॉमिनल सोवरेंटी और जो है रियल सोवरेंटी। 2-2 लाइन केवल जानना, ज्यादा नहीं। वो भी कभी पूछे तब, नहीं पूछे तो मत लिखिएगा। नाम मात्र की संप्रभुता का मतलब जैसे भारत में है तो देखते हैं कि संसदीय व्यवस्था में जो है राष्ट्रपति नाम मात्र का संप्रभु है और मंत्रिपरिषद वास्तविक प्रमुख है। ब्रिटेन में राजा जैसे नाम मात्र का संप्रभु है, मंत्रिपरिषद वास्तविक प्रमुख है। तो इसका मतलब नाम मात्र की संप्रभुता का मतलब जिसके नाम से शासन का समस्त कार्य संपादित होता है उसको बोलेंगे नाम मात्र की संप्रभुता। और वास्तविक संप्रभुता का मतलब जिसके द्वारा वास्तव में शासन किया जाता है। भाई, मंत्रिपरिषद के द्वारा जो राय दिया जाता है उसे ही तो राष्ट्रपति मानता है। मान लीजिए कोलेजियम, अभी 2 जजों की नियुक्ति आज मान लीजिए हुई है सुप्रीम कोर्ट में। तो अब जो है 1-33 मतलब 34 जज हो गए सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हो गए, तो 2 जजों की जो नियुक्ति हुई उसमें क्या हुआ कि भाई कोलेजियम जो 1+4 है, एक जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रमन्ना साहब
और जो है 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, इन लोगों ने मिलकर राष्ट्रपति को सलाह दिया और राष्ट्रपति ने उस सलाह को मान लिया, नियुक्ति कर दिया। तो आखिर देखा जाए तो राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख ही तो हुआ। नियुक्ति के संदर्भ में कोलेजियम को अधिकार है, ज्यादा ज्यादा राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, दोबारा यदि यही राय भेजा जाता है तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। दूसरी बात है कि समय सीमा का उल्लेख नहीं है। आप देख रहे हैं कि नाम मात्र की संप्रभुता का मतलब जिसके नाम से शासन का समस्त कार्य संपादित किया जाता है, और वास्तविक संप्रभुता का मतलब जिसके द्वारा वास्तव में शासन किया जाता है। बस दो लाइन लिखना है। अब ऐसे पहला प्रकार हो गया। दूसरा जैसे होता है, दूसरा प्रकार, द्वितीय प्रकार, इसमें द्वितीय प्रकार में 2 चीजें हैं। एक तो D0 और डी फैक्टो। D0 का मतलब विधि सम्मत संप्रभुता, विधि सम्मत संप्रभुता, और दूसरा होता है तथ्य रूप में, तथ्य रूप में संप्रभुता। तो विधि सम्मत संप्रभुता का मतलब, विधि सम्मत संप्रभुता का मतलब हुआ कि विधान द्वारा जिसको अधिकार दिया गया है, देश के संविधान पर जिस व्यक्ति या समुदाय को शासन करने का अधिकार दिया जाता है, उसको बोलते हैं विधि सम्मत संप्रभुता। देश के संविधान द्वारा जिस व्यक्ति आब्लिक समुदाय को, संस्था को शासन का अधिकार दिया जाता है, उसको बोलते हैं विधि सम्मत संप्रभुता। जिसे मान लीजिए निर्वाचन होता है, निर्वाचन कराकर शासन सौंपा जाता है, तो विधि सम्मत संप्रभुता हुआ। और दूसरा चीज हुआ तथ्य रूप में संप्रभुता, कि एक देश के भीतर व्यवहार में जिस व्यक्ति या समुदाय का शासन किया जाता है, तथ्य रूप से जो शासन करता है, तो आप देखते हैं कि दोनों साथ ही साथ चलता है, अलग नहीं चलता है। लेकिन संप्रभुता का यह जो भेद है, संप्रभुता का यह जो भेद है, क्रांति और विद्रोह के समय दिखाई देता है। लेकिन सामान्यतः शासन में दोनों साथ ही साथ चलता है। भाई जिसको निर्वाचित रूप से हमने जो है अधिकार दिया है, उसी को तथ्य रूप से भी होता है। सामान्यतः सामान्य रूप से शासन यदि चल रहा है तो D0 और डी फैक्टो दोनों साथ साथ ही चलता है, अलग अलग नहीं रहता है, केवल क्रांति और विद्रोह के समय दिखाई देता है। तीसरा जो इसका प्रकार है, तृतीय जो प्रकार है, उसमें 2 चीजें हैं। एक तो कानूनी, लीगल, और दूसरा है राजनीतिक, पॉलिटिकल। लीगल सोवरेंटी और पॉलिटिकल सोवरेंटी। लीगल सोवरेंटी का मतलब हुआ जिसके पास कानून निर्माण करने और कानून को लागू करने की शक्ति होती है, उसको हम बोलेंगे कि कानूनी संप्रभु है। और राजनीतिक संप्रभु का मतलब होता है निर्वाचक मंडल। भाई हम लोग वोट देते हैं तो हम ही लोग तो राजनीतिक रूप से संप्रभु है। भारत में संप्रभु कौन है? जनता। तो जिसकी इच्छा और समर्थन पर वैधानिक संप्रभु का अस्तित्व निर्भर करता है, भाई ये जनता मतलब निर्वाचक मंडल। और ये कानूनी संप्रभु का मतलब हो गया कि जिसको कानून निर्माण करने का अधिकार है, जिसको कानून निर्माण का अधिकार है। तो जैसा समझिए थोड़ा सा, ये जो विभेद है ये डायसी ने किया, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी किताब है, जो डायसी है, डायसी ने यह विभेद किया था लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसने कहा कि कानूनी संप्रभु के पीछे एक दूसरा संप्रभु होता है जिसको राजनीतिक संप्रभु कहा जाता है। भाई हम लोग वोट नहीं देंगे तो सरकार कैसे बनेगी किसी दल की?
तो आप जानते हैं कि वैधानिक संप्रभु की सत्ता पर नियंत्रण रखने वाली जो शक्ति है वो राजनीतिक संप्रभु है। इसका मतलब कि राजनीतिक संप्रभु के समक्ष कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है। तो डायसी ने अपनी किताब में बहुत सारी व्याख्या लिखा है, लेकिन आप लोगों को ज्यादा नहीं लिखना है। जैसे उसने लिखा कि ब्रिटेन की संसद कानूनी रूप से जो है संप्रभु है, वह कुछ भी कर सकती है क्योंकि उसको जनता ने अधिकार दिया है। इसी प्रकार से देखते हैं कि एक प्रकार और भी उसमें है, वो भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए चतुर्थ प्रकार कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लोकप्रिय संप्रभुता। लोकप्रिय संप्रभुता और दूसरा होता है बुद्धि एवं न्याय, बुद्धि एवं न्याय की संप्रभुता। लोकप्रिय संप्रभुता का जन्मदाता कौन? वही रूसो, जो आप लोगों को पढ़ाया भी था। रूसो भी यूपी में है, सिलेबस में, बिहार में भी है। रूसो है, या मान लीजिए अल्थोसियस है, मिल्टन है, ये लोग। और बुद्धि एवं न्याय की जो संप्रभुता है, पहले इसको बताता हूं। लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब है कि आज जो आधुनिक लोकतंत्र चल रहा है, वो आधुनिक लोकतंत्र का आधार क्या है? लोकप्रिय संप्रभुता। आधुनिक लोकतंत्र का आधार क्या है? लोकप्रिय संप्रभुता। मतलब अंतिम संप्रभुता किसके हाथ में है, उसको लोकप्रिय संप्रभुता कहा जाएगा। जनता। मार्सिलियो ऑफ पदुआ आप लोगों को मैं पढ़ाया था, यूपीपीसीएस बिहार में भी है। मार्सिलियो ऑफ पदुआ ने जो है जो किताब लिखा था डिफेंस पेसिस, मार्सिलियो ऑफ पदुआ डिफेंस पेसिस में इसका जिक्र किया था। एक विचारक ओकम है, ओकम ने भी जो है लोक संप्रभुता का जिक्र किया था। तो आधुनिक युग में जो है प्रभुसत्ता लोकतंत्र का आधार है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता जो है लोकतंत्र का आधार है। बुद्धि और न्याय की जो संप्रभुता है, उसमें जो दो चार विचारक हैं, जैसे गीचो है, गीजो 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 गिजोर उसको अंग्रेजी में लिखा जाता है। जैसे एक विचारक है कास्ता, उसको अंग्रेजी में कांस्टेंट कहते हैं, हिंदी में उसको कास्ता कहते हैं। इन लोगों ने कहा, खासतौर से जो फ्रांस के सब विचारक हैं, इन लोगों ने बुद्धि एवं न्याय की संप्रभुता की बात किया था। और इन लोगों ने कहा कि बुद्धि एवं न्याय की संप्रभुता का मतलब यह है कि ऐसी संप्रभुता जो बुद्धि संगत हो, जो न्याय संगत हो, जो तर्क संगत हो, ऐसी संप्रभुता के लोगों ने बुद्धि और न्याय संगत संप्रभुता का नाम दिया। इन लोगों ने माना कि संप्रभुता जो है केवल बुद्धि और न्याय में ही हो सकती है। संप्रभुता निश्चित रूप से एक राजनीतिक व्यक्तित्व का अधिकार है। संप्रभुता केवल बुद्धि और न्याय में ही हो सकती है, और संप्रभुता निश्चित रूप से एक राजनीतिक व्यक्तित्व का अधिकार है। ऐसे दो दो लाइन लिख देंगे तो ये प्रकार हो गया। तो मैं आपको बताया कि जब संप्रभुता पढ़ रहे हैं तो संप्रभुता में आपको सब चीज पढ़ना है। संप्रभुता में जैसे मैं बताया अभी कि संप्रभुता का क्या अर्थ है, संप्रभुता का विकास कैसे हुआ, विशेषता। अब इतना जाकर मान लीजिए प्रकार पूछा तो लिखिए, नहीं पूछा तो मत लिखिए, लेकिन इसको 1.5 पेज में आपको लिखना पड़ेगा। जब पूछेगा कि संप्रभुता के अर्थ को समझाइए तो 1.5 पेज में सब लिखना पड़ेगा। फिर मान लीजिए एकलवादी सिद्धांत पूछता है तो ये लिखना पड़ेगा, बहुलवादी पूछता है तो ये लिखना पड़ेगा, या मान लीजिए संप्रभुता और वैश्वीकरण पूछता है तो ये लिखना पड़ेगा। लेकिन जब संप्रभुता से क्या समझते हैं तो फिर ये आपको 1 पेज में मिनिमम, वैसे मेरे समझ से 1.25 पेज कम से कम होना चाहिए। अब इसके बाद जो है इसका एकलवादी सिद्धांत क्या है। अब देखिए एकलवादी जो सिद्धांत है तो आप जानते हैं कि व्यवस्थित सिद्धांत है ये। अब इस पर चर्चा किया जाए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को
और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।